बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम थोरेक्स एंड लंग्स असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि हेल्थ असेसमेंट का एक यूनिट है। पहले हम बात करते हैं पर्टिनेंट हिस्ट्री ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है हमने पेशेंट से उस हिस्ट्री को कंडक्ट करना होगा। इस हिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है। सबसे पहले हम पेशेंट से उसकी कफ़ के बारे में पूछेंगे कि पेशेंट को कफ़ तो नहीं है। अगर उसे कफ़ है तो क्या वो ड्राई कफ़ है या फिर उसको वो कोई प्रोडक्टिव कफ़ है, और कब से है वो कफ़। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो ये कंप्लेन कर रहा है कि उसे 3 हफ्ते से कफ़ हो रही है, तो हमने कफ़ की हिस्ट्री ली। उसके अलावा डिस्निया, डिस्निया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में दुश्वारी होना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछेंगे कि क्या उसे सांस लेने में मसला तो नहीं हो रहा है। उसके बाद स्पूटम आता है, स्पूटम के बारे में पूछेंगे। पेशेंट का जो स्पूटम है उसको चेक करेंगे, इसके अमाउंट को, उसके कलर को, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर वो स्पुटम का कलर येलो ग्रीन होगा तो ये इंडिकेट करता है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, जैसा कि ब्रोंकाइटिस हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की। पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेंगे कि पास्ट में या फिर अभी करंट रिकरेंट उसे कोई रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, जैसे कि नमूनिया हुआ हो या फिर और कोई ऐसी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी उसको प्रॉब्लम हुई हो। उसके बाद हम बात करेंगे स्मोकिंग की। पेशेंट से स्मोकिंग की हिस्ट्री पूछेंगे कि वो स्मोकिंग या फिर टोबैको और कोई सब्सटेंस इनहेल तो नहीं कर रहा। उसके बाद हम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की बात करेंगे कि सम टाइम इन्वायरमेंटल, चाहे वो घर पे हो या फिर कहीं और काम पर, तो वो हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो इनहेल कर लेता है। तो ये इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जो है उसकी वजह से भी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद हम एलर्जीज़ के बारे में पूछेंगे, पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि उसे किसी पोलन से, डस्ट से, किसी और चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेटस की अगर बात करें तो अगर पेशेंट का पुअर हाउसिंग है, इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं है, लो इनकम है, तो जिसकी वजह से भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती हैं। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो हेरिडिटी कंडीशन जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसको जो है रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन बार बार हो सकते हैं। उसके अलावा ड्रग यूजेस की बात करेंगे कि अगर पेशेंट जो है वो रिक्रिएशनल तौर पे या फिर प्रिस्क्राइब की गई कोई भी मेडिसिन जो ले रहा है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। तो ये तमाम हम पर्टिनेंट हिस्ट्री लेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। इस हिस्ट्री से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद कुछ रेफरेंस लाइंस हैं, जैसे कि अगर हम एंटीरियर चेस्ट की बात करें तो एंटीरियर चेस्ट के ऊपर हमारे पास मिड स्टर्नल लाइन आती है और मिड क्लेविकुलर लाइन आती है। और अगर हम पोस्टीरियर चेस्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास वर्टिब्रल लाइन, जिसको हम मिड स्पाइनल लाइन भी कहते हैं, और स्केप्यूलर लाइन आती है। इसको हम डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एंटीरियर है, एंटीरियर के अंदर हमारे पास ये वाली जो लाइन है इसको मिड स्टर्नल लाइन कहते हैं, और ये वाली जो लाइन है हमारे पास इसको मिड क्लेविकुलर लाइन, और लास्ट में ये जो हमारे पास लाइन है इसे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन कहते हैं। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में हमारे पास ये वाली लाइन जो है ये वर्टिब्रल लाइन कहलाती है, और ये जो पार्ट है ये हमारा स्केप्युलर लाइन कहलाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लेटरली बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मिडल एक्सिलरी लाइन कहलाता है, और ये जो फ्रंट पे है ये हमारा एंटीरियर एक्सिलरी लाइन कहलाता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं थोरेसिक लैंडमार्क की। तो थोरेसिक लैंडमार्क में ये जो पार्ट हमारे पास है इसको हम कहते हैं क्लेविकल। उसके अलावा ये जो स्पेस है इसको सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज है। और उसके अलावा ये जो है डोम, ये रेड कलर का जो पोर्शन है ये हमारे पास है डोम ऑफ डायाफ्राम। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं सेवन इंटर कोस्टल स्पेस, और ये एरिया जो है ये कोस्टल मार्जिन कहलाता है। और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इसे कोस्टल एंगल कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे जिफॉइड प्रोसेस कहा जाता है, और ये पोर्शन बॉडी ऑफ स्टर्नम कहलाता है। और ये जो जोड़ है इसको कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं मेनुब्रियोस्टर्नल एंगल, यानी एंगल ऑफ लुइस भी कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं मेनुबेरियम ऑफ स्टर्नम। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये जो नॉच बनी हुई है इसे कहते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम को कैसे एग्जामिन किया जाता है। तो इसको इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन,
एंड अस्कल्टेशन के थ्रू एग्जामिन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, इसमें हम शेप ऑफ थोरेक्स को देखते हैं, सिमेट्री ऑफ चेस्ट वॉल, प्रेजेंस ऑफ सुपरफिशियल वेन, कोस्टल एंगल देखते हैं, इंटरकोस्टल स्पेसिस को देखते हैं, मसल्स ऑफ रिस्पायरेशन एंड स्पूटम। इन सबको हम वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट शेप, यानी शेप ऑफ थोरेक्स हमारे पास कैसी होती है। तो जो नॉर्मल हमारे पास चेस्ट शेप है वो एंटीरियर पोस्टीरियर टू ट्रांसवर्स का अगर हम रेशो देखें, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर से लेकर ये जो ट्रांसवर्स का रेशो है ये 1:2 रेशो होता है हमारे पास एक नॉर्मल चेस्ट शेप के अंदर। जो नॉर्मल चेस्ट शेप है इसे स्लाइटली एलिप्टिकल का मतलब होता है बेज़ोई शेप की, ये हमारे पास नॉर्मल चेस्ट शेप है। उसके बाद हम बात करें हैं बैरल चेस्ट शेप की। बैरल चेस्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर से ट्रांसवर्स की अगर रेशो की बात करें तो ये 1:1 होता है। बैरल जो है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का होगा और ये नॉर्मल होता है इन्फेंट और समटाइम ओल्डर अडल्ट के अंदर। और मोस्टली जो है जो पेशेंट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी COPD के साथ होते हैं तो ये बैरल चेस्ट शेप उनके अंदर देखने को नज़र आता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बैरल यानी सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है, जिसको कहते हैं बैरल चेस्ट शेप। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पेक्टस कैरिनेटम, इसे पिजन चेस्ट भी कहा जाता है। ये चेस्ट वॉल जिसे स्टर्नम कहा जाता है, ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, उसकी डिफॉर्मिटी होती है। होता ये है कि इसके अंदर स्टर्नम आगे की तरफ प्रोट्यूड हो जाती है, ये अवर ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल अवर ग्रोथ होती है कार्टिलेज की, जिसकी वजह से क्या होता है ये आगे की तरफ प्रोट्यूड हो जाती है और इसको कहा जाता है पिजन चेस्ट या फिर पेक्टस कैरिनेटम। अच्छा, होता क्या है ये जो हमारे पास पेक्टस कैरिनेटम है ये मोस्टली कंजेनाइटल होती है, यानी ये कंजेनाइटल प्रेजेंट एट बर्थ यानी पैदाइश पर ये मौजूद होती है और सम टाइम एडोलेसेंस के अंदर भी डेवलप होती है, लेकिन मोस्टली क्या होता है ये कंजेनाइटल होती है और रिकेट्स के अंदर हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पेक्टस एक्सकेवेटम, जिसको जिसको फनल चेस्ट भी कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ये जो स्टर्नम बोन है यानी ब्रेस्ट बोन ये संकन यानी इनवर्ड अंदर की तरफ जो है ये डिप्रेशन आ जाता है चेस्ट वॉल के अंदर, और ये मोस्ट कॉमन चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी होती है, अंदर की तरफ डिप्रेशन आ जाता है और ये कंजेनाइटल एनोमलीज होती है यानी एट बर्थ ये प्रेजेंट होती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्क्लोसिस की। स्क्लोसिस के अंदर होता है क्या है, ये जो लेटरल कर्वेचर आता है ना थोरेक्स और लंबर वर्टिब्रा का, इसके अंदर लेटरल कर्वेचर बन जाता है और ये बर्थ डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं केफोसिस, जिसको हम बैक भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है एक्सट्रीम कर्विंग ऑफ थोरेसिक स्पाइन, यानी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक नॉर्मल पर्सन है और ये इसकी नॉर्मल स्पाइन की पोजीशन है, और जो हमारे पास केफोसिस के या फिर हम बैक के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये जो कर्व होता है ये एक्सट्रीम हो जाता है, यानी ये हमारे पास कौन सा है केफोटिक कर्व है, केफोटिक स्पाइन कर्व है, तो इसके अंदर क्या होगा एक्सट्रीम कर्विंग ऑफ थोरेसिक स्पाइन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक हेल्दी पर्सन है और उसके अलावा ये वो पेशेंट है या वो पर्सन है जिसकी स्पाइन के अंदर एक्सट्रीम कर्व आ गया है, जिसे केफोसिस कहा जाता है। और इसके अलावा ये लॉर्डोसिस है, इसके अंदर भी अब नॉर्मल शेप है, और ये स्क्लेरोसिस है, इसमें लेटरल कर्वेचर जो है वो बन गया है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम सिमेट्री ऑफ चेस्ट वॉल चेक करेंगे, जिसके अंदर हम इंस्पेक्ट करेंगे कि जो शोल्डर हाइट है वो इक्वल है नहीं है, पोजीशन ऑफ स्केप्यूला चेक करेंगे, ऑब्जर्व एनी डिफरेंसेस, एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ मास, यानी जब लंग्स एंड थोरेक्स की असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो उसकी सिमेट्री है चेस्ट वॉल की उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें एबनॉर्मलिटीज़ को जो है वो हम फाइंड आउट कर सकें, पता कर सकें। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब पेशेंट की चेस्ट वॉल को देखते हैं तो जो चेस्ट वॉल की सिमेट्री है उसको चेक करते हैं कि दोनों साइड बराबर हैं या नहीं है। अगर किसी साइड में ज़्यादा एक्सपेंशन या फिर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो, जैसा कि नीमोथोरेक्स हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया। शोल्डर को देखते हैं, सेम हाइट है बाईलेटरली, यानी दोनों तरफ से जो इसके शोल्डर हैं वो सेम हाइट के हैं। स्कैपुला को चेक करते हैं, वो भी सेम हाइट बाईलेटरली यानी दोनों साइड से। देयर शुड बी नो मासेस, नॉर्मली जब हम चेक करते हैं तो कोई भी मासेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद हम क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ सुपरफिशियल वेन,
यानी पेशेंट के बिल्कुल फ्रंट पे खड़े होना है, स्टैंड इन फ्रंट, इंस्पेक्ट एंटीरियर चेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ डायलेटेड सुपरफिशियल वेन। इसमें हमें ये बता रहे हैं कि जब भी किसी मरीज़ की चेस्ट वॉल या फिर लिम्स का जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसमें जो सुपरफिशियल वेन्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करना होता है। होता क्या है कि स्किन के नीचे इन वेन्स की विजिबली बढ़ जाती है या फिर प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि कोई सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है या फिर वो हो सकती है जैसा कि वेनस इनसफिशेंसी होगी। अगर ये चेस्ट वॉल पर सुपरफिशियल वेन ज़्यादा विजिबल हो तो हो सकता है कि पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा हो या फिर उसे लिवर सिरोसिस हो, क्योंकि ये कंडीशन प्रेशर को इंक्रीज करती है और वेन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर देती है। नॉर्मली जो सुपरफिशियल वेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद कोस्टल एंगल को चेक करते हैं। लोकेट द कोस्टल मार्जिन, यानी जो कोस्टल मार्जिन है उसको हम लोकेट करेंगे। एस्टिमेट द एंगल फॉर्म्ड बाय कोस्टल मार्जिन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एंड एट रेस्ट। यूज़ योर फिंगर टिप इफ़ पेशेंट इज़ ओबेज। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारी कोस्टल एंगल है यानी पसलियों के नीचे जहाँ दोनों मार्जिन कोस्टल मिलते हैं वहाँ बनता है। नॉर्मली ये एंगल जो है वो 90 से कम होता है। अगर ये एंगल ज़्यादा हो तो ये शो करता है कि जो लंग्स हैं वो हाइपर इन्फ्लेट हो गए, यानी हाइपर इन्फ्लेशन का साइन हो सकता है, जो कि अक्सर COPD जैसे जो डिजीज़ हैं उनमें देखा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है, ये हमारे पास कोस्टल मार्जिन है और ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है ये कोस्टल एंगल बन रहा है और ये नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। अगर ये एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये इंडिकेट करता है कि COPD हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरकोस्टल स्पेस। अच्छा, इसमें हमें क्या बता रहे हैं? स्टैंड इन फ्रंट, इंस्पेक्ट द इंटरकोस्टल स्पेस थ्रू आउट द रिस्पायरेटरी साइकिल। यानी जब पेशेंट रिस्पायरेटरी साइकिल यानी सांस इनहेल करता है और एक्सेल करता है उस दौरान हमने इंस्पेक्ट करना है इंटरकोस्टल स्पेस को। नोट एनी बल्जिंग और रिट्रैक्शन ऑफ ICS। रिट्रैक्शन क्या होता है हमारे पास कि जब मरीज सांस ले रहा होता है यानी इंस्पायरेशन करता है तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, यानी एयर फ्लो के अंदर कोई रुकावट आती है, उसको हम कहते हैं रिट्रैक्शन। मिसाल के तौर पे जब मरीज सांस लेता है तो जो रिब्स के दरमियान वाली जगह है यानी इंटरकोस्टल स्पेस है वो जगह अंदर की तरफ चली जाती है, तो इसे कहते हैं रिट्रैक्शन। और ये किसका साइन होता है? ये साइन होता है कि पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि यूजली ये शो करता है कि मरीज़ जो है वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में है। उसके बाद हम बल्जिंग को देखेंगे। बल्जिंग का क्या मतलब है कि जब इंटरकोस्टल स्पेस जो है वो बाहर की तरफ आ जाए, यानी जब मरीज सांस बाहर की तरफ निकाल रहा होता है तो उस टाइम जो इंटरकोस्टल स्पेसेस है वो उभर जाए तो इसे बल्जिंग कहते हैं। तो ये साइन होता है एम्फाइसीमा या फिर ट्यूमर के केस के अंदर, जैसे कि इस डायग्राम में देखा गया है। जो डायग्राम ए है हमारे पास, इसके अंदर जब मरीज सांस ले रहा होता है, इंस्पायरेशन यानी सांस ले रहा होता है, तो ये जो इसकी रिब्स हैं, इन रिब्स के दरमियान जो इंटरकोस्टल स्पेस है वो अंदर की तरफ धंस रही है, तो इसको कहते हैं रिट्रैक्शन, जो कि ये शो करता है कि पेशेंट जो है वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में है। और डायग्राम बी के अंदर ये जो इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं ये बाहर की तरफ उभरी हुई हैं, जिसे बल्जिंग कहते हैं, और ये शो करता है कि हो सकता है पेशेंट को एम्फाइसीमा हो, फिर ट्यूमर के केस के अंदर इस तरह हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मसल्स ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें हमें क्या बता रहे हैं? स्टैंड इन फ्रंट एंड ऑब्जर्व एंटीरियर थोरेक्स एंड नेक ड्यूरिंग ब्रीदिंग। यानी मरीज के फ्रंट पे खड़े होकर हमने ऑब्जर्व करना है पेशेंट का एंटीरियर थोरेक्स जब वो सांस ले रहा हो। होता क्या है, नॉर्मली ये जो हमारे पास एसेसरी मसल्स होते हैं, एसेसरी मसल्स का मतलब वो मसल जो कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। नॉर्मली जो है एसेसरी मसल्स एक्टिव नहीं होते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, सिर्फ और सिर्फ हमारा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो काम करते हैं। लेकिन जब मरीज़ को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में तो होता ये है कि जो एसेसरी मसल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। नॉर्मली रिस्पायरेशन में एसेसरी मसल्स एक्टिव नहीं होते, लेकिन जब मरीज़ को सांस लेने में मसला होता है तो उस टाइम जो एसेसरी मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और एसेसरी मसल्स हैं कौन कौन से? स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल हैं और स्क्लेन मसल्स हैं। ये वो मसल हैं कि जब मरीज़ को डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में तो उस टाइम ये सांस लेने में हेल्प करते हैं। और ये कब होते हैं? अगर इन हाइपोक्सिया या हाइपर मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है ये हमारे एसेसरी मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की। तो रिस्पायरेशन में हमने मरीज़ का सबसे पहले रेट देखना है। रेट क्या होता है? काउंट द ब्रीथ पर मिनट बाय वॉचिंग द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द चेस्ट। यानी हमने पेशेंट की ब्रीथ को चेक करना होता है 1 मिनट के अंदर। वॉच करना होता है कि कब जो पेशेंट का चेस्ट है वो अप एंड डाउन हो रहा है, यानी राइजिंग एंड फॉलिंग जब उसका चेस्ट हो रहा होगा तो उसको हमने काउंट करना है।
डू नॉट लेट द पेशेंट नो, मरीज़ को नहीं बताना है कि हम उनका रिस्पायरेटरी रेट चेक कर रहे हैं। इससे होता ये है कि मरीज़ या तो सांस रोक लेगा या बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने लगेगा, तो हमें एक्यूरेट जो रेट है रिस्पायरेटरी रेट वो नहीं मिल सकेगा। इसीलिए पेशेंट को नहीं बताना होता कि हम आपका रिस्पायरेटरी रेट चेक कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे पास रिस्पायरेशन है, वन रिस्पायरेशन किसके इक्वल होती है? वन रिस्पायरेशन इज़ इक्वल टू वन इंस्पायरेशन प्लस वन एक्सपायरेशन, यानी एक बार जो हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, ये एक पूरा प्रोसेस जो है एक रिस्पायरेशन कहलाता है। इन रेस्टिंग अडल्ट नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इज़ 12 to 20, यानी नॉर्मल जो अडल्ट हमारे पास होते हैं उनके अंदर रिस्पायरेटरी रेट जो नॉर्मल है वो 12 से 20 है ब्रीथ पर मिनट होता है, और नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट को यूपनिया कहा जाता है। और अगर ये 20 से ज़्यादा होगा यानी मोर देन 20 होगा तो इसे टेकिपनिया कहते हैं, और अगर ये लेस देन 12 होगा तो इसे ब्रेडिपनिया कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेरिफेरल लंग्स पे सुनाई देती है। क्या बता रहे हैं? स्टैंड इन फ्रंट वाइल काउंटिंग द रिस्पायरेटरी रेट, नोट द रिदम फॉर रेगुलरिटी। जब हम रिस्पायरेटरी रेट को काउंट कर रहे होते हैं तो उसमें मरीज़ का रिदम देखते हैं और रेगुलरिटी देखते हैं कि जो मरीज़ है वो नॉर्मल और रेगुलर बेस पे उसका जो चेस्ट है अप एंड डाउन जा रहा है या फिर इरेगुलर है। तो नॉर्मल रिस्पायरेशन के अंदर जो होता है वो रेगुलर होता है और एक सेम रिदम होती है। फिर हम डेप्थ चेक करते हैं। ऑब्जर्व द रिलेटिव डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, कि जब मरीज सांस अंदर की तरफ लेकर जाता है तो उसकी जो डेप्थ है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद है नॉर्मल डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन इज नॉन एक्सग्रेटेड एंड एफर्टलेस, यानी जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं वो विदाउट किसी एफर्ट के एक नेचुरल सांस होती है, यानी ना ज़्यादा गहरी होती है ना ज़्यादा हल्की होती है। अच्छा, हाइपरएपनिया यानी जब हम गहरी गहरी और तेज़ तेज़ सांस लेते हैं तो इसको कहते हैं हाइपरएपनिया। उसके बाद अब हम बात करते हैं पल्पेशन की। पल्पेशन का मतलब होता है हाथ लगाकर हम देख रहे होते हैं, टच करके मरीज़ को एग्जामिन करते हैं, चाहे वो चेस्ट के फ्रंट साइड से या फिर हम बैक साइड से देखते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? जर्नली पेशेंट को पल्पेट करेंगे, यानी जर्नल पल्पेशन। इसके अलावा है थोरेसिक एक्सपेंशन, टेक्टाइल फ्रीमाइटस और लास्ट में है ट्रेकियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल पल्पेशन। इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले पल्सेशन। पल्सेशन एक वाइब्रेटिंग मूवमेंट होती है। जब हमारा हार्ट बीट करता है तो उस दौरान एक वाइब्रेटिंग मूवमेंट फील हो रही होती है, उसे हम पल्सेशन कहते हैं। नॉर्मली ये हमें हार्ट वाले एरिया यानी जो हमारा मिड क्लेविकुलर लाइन है उसकी लेफ्ट साइड पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर महसूस होनी चाहिए। लेकिन अगर ये पल्सेशन यहाँ इस नॉर्मल एरिया के अलावा हमें किसी और एरिया से सुनाई दे रही हो तो ये जो है एबनॉर्मल होती है। ये हो सकता है कि ये किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से यानी कार्डियक प्रॉब्लम या फिर वेस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से ये पल्सेशन हमें चेस्ट वॉल के किसी और एरिया से फील हो रही हो, तो ये एबनॉर्मल है। हमने इस पल्सेशन को चेक करना होगा। उसके अलावा हमने मासेस चेक करने होंगे कि कहीं कोई एबनॉर्मल ग्रोथ या एबनॉर्मल मास तो महसूस नहीं हो रहा। उसके अलावा हम चेक करेंगे थोरेसिक टेंडरनेस। थोरेसिक टेंडरनेस है कि जब हम पेशेंट को टच करके चेक कर रहे होते हैं तो कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि जहाँ पर टच करने से पेशेंट को पेन महसूस हो रहा हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वहाँ टेंडरनेस हुई हुई है। हमने ये सारी चीज़ों को पल्पेट करके फील करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं थोरेसिक एक्सपेंशन की। तो थोरेसिक एक्सपेंशन में हम बता रहे हैं कि वार्म हैंड होने चाहिए। उसके अलावा अपने एंटीरियर चेस्ट पर जो है वो कोस्टल मार्जिन को थंब से फील करना है और वो जो स्किन फोल्ड है उसको पिंच करना है। और अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर चेस्ट पर जो हमारा 10 स्पाइनल वर्टिब्रा है वहाँ पर आपने थंब से पिंच करना है और पेशेंट को बोलना है कि डीप ब्रीथ लें। जब वो डीप ब्रीथ लेगा तो उस टाइम हमने सिमेट्रिकल एक्सपेंशन देखना है कि हमारे जो चेस्ट है वो दोनों एट अ टाइम सेम जो है वो अप एंड डाउन हो रहे हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो सिमेट्रिकल है। इस चीज़ को नोट करना है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो हमारे थंब हैं वो 3 to 5 सेंटीमीटर जो है सेपरेट होंगे सिमेट्रिकली। इसको हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो ये हमारा जो कोस्टल मार्जिन एरिया है, यहाँ से हमने थंब से इनको पिंच किया है, इस स्किन फोल्ड को पिंच किया है और पेशेंट को बोलना है कि वो डीप ब्रीथ ले। जब वो डीप ब्रीथ लेगा तो पेशेंट के जो चेस्ट वॉल है वो अप एंड डाउन होगी। तो इस दौरान हमने ये देखना होगा कि इसकी जो चेस्ट है इसकी मूवमेंट जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं है, यानी दोनों तरफ से इक्वली है या नहीं। हम इसी तरीके से बैक साइड से देखें तो बैक साइड पे जो हमारी 10 स्पाइनल वर्टिब्रा होती है हमने उसको वहाँ से थंब करके पिंच करना होगा और सेम इसी तरीके से पेशेंट को बोलना होगा कि वो डीप ब्रीथ ले। जब वो डीप ब्रीथ लेगा तो हमने ये चेक करना है कि हमारे लंग्स जो हैं वो दोनों एक साथ सिमेट्रिकली एक्सपेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अप एंड डाउन की मूवमेंट को चेक करेंगे ये हमारी सिमेट्रिकल हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्टाइल फ्रीमाइटिस।
टेक्टाइल फ्रीमाइटिस क्या होती है, यानी वो जो साउंड होता है उसकी वाइब्रेशन को हाथ से फील करना, यानी पल्पेट करके वाइब्रेशन को फील करना, हमारा जो साउंड है उसकी वाइब्रेशन को फील करना टेक्टाइल फ्रीमाइटिस कहलाता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा पाल्मर बेस ऑफ द फिंगर है या अल्नर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड है, उससे हमने जो है ये टेक्टाइल फ्रीमाइटिस चेक करना होगा। हमने पेशेंट को बोलना होगा कि वो 99 या फिर टीन 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 का वर्ड जो है वो प्रोनाउंसिएट करें। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो वाइब्रेशन हम फील कर रहे हैं ये दोनों तरफ से हमें सिमेट्रिकली यानी बायलेटरली सेम है या नहीं है। तो इसमें भी हम इन चीज़ों को चेक करते हैं। तो ये कुछ पोजीशंस हैं, इसमें हमने क्या करना होगा, अगर हम एंटीरियर साइड से बात करें तो हमने इस ज़िग-ज़ैग तरीके से पेशेंट के ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हमने हाथ लगाकर पेशेंट को बोलना होगा कि वो टीन 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 या फिर 99 99 99 का जो वर्ड्स है उसको प्रोनाउंसिएट करें। होगा ये कि इस वर्ड्स को बोलने से जो पेशेंट का साउंड है उसकी वाइब्रेशन हमें अपने हाथ से फील हो रही होगी। तो हमने फ़र्स्ट यहाँ से चेक करनी है, फिर सेकंड बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड से चेक करनी है, फिर डाउनवर्ड से चेक करनी है और हर बार हमने पेशेंट को ये बोलना है कि वो टीन 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 या फिर 99 99 99 का वर्ड जो है वो प्रोनाउंसिएट करें। तो फिर इसी तरीके से हमने ज़िग-ज़ैग करते हुए इनको चेक करना है और बायलैटरली दोनों तरफ से इसकी वाइब्रेशन को फ़ील करना है। बैक साइड की बात करें तो सेम इसी तरीके से हमने पॉइंट नंबर 1, तो इसी तरीके से हमने पेशेंट का ज़िग-ज़ैग तरीके से वाइब्रेशन साउंड को महसूस करना होगा बायलैटरली, कि दोनों तरफ से जो हमें टेक्टाइल फ्रीमाइटिस है वो इक्वली यानी वाइब्रेशन जो है साउंड की वाइब्रेशन वो इक्वली फील हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक तरफ से ज़्यादा में वाइब्रेशन फील हो रही हो और दूसरी साइड से कम वाइब्रेशन फील हो रही हो। तो इस तरीके से हम फील कर सकते हैं टेक्टाइल फ्रीमाइटिस को। और इस दौरान हमने जो स्केप्यूला पार्ट है इसके ऊपर टच नहीं करना है, क्योंकि सॉलिड और हार्ड होता है तो जो साउंड की वाइब्रेशन है वो सही से फील नहीं होती, तो हमने अवॉइड करना होगा स्केप्यूला पार्ट पर टच करके फील करने से। तो इसके पॉइंट हैं, यानी बिल्कुल आपने ज़िग-ज़ैग तरीके से दोनों साइड से टच करके, या हमने बिल्कुल पाल्मर हैंड को इस तरह बैक पर टच करना है या फिर हम अल्नर तरीके से भी टच करके फील कर सकते हैं। जो टेक्टाइल फ्रीमाइटिस है इसको फील करने से क्या होगा, अगर ये वाइब्रेशन हमें बहुत कम सुनाई दे रही है यानी डिक्रीज फ्रीमाइटिस है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई ब्रोंकाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, प्लूरल इफ्यूजन है, न्यूमोथोरेक्स है, एम्फाइसीमा है। तो किसी न किसी वजह से जो हमें वाइब्रेशन है वो सही से फील नहीं हो रही है और वो डिक्रीज़ है, तो इसे हम बोलेंगे। और अगर फ्रीमाइटिस जो है वो इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब है कि पेशेंट को निमोनिया है। अब हम बात करते हैं ट्रेकियल पोजीशन की। इसमें हम क्या देख रहे हैं, प्लेस द फिंगर पैड ऑफ इंडेक्स फिंगर ऑन द ट्रेकिया इन सुप्रास्टर्नल नॉच। ये जो पॉइंट है इसको सुप्रास्टर्नल नॉच कहते हैं। इस पर जो है इंडेक्स फिंगर को हमने रखना है, प्लेस करना है, फिर हमने ट्रेकिया की पोजीशन को पल्पेट करना है। नॉर्मली जो ट्रेकिया होती है ना वो इस मिड लाइन पर होती है, लेकिन अगर कोई भी अब नॉर्मल प्रॉब्लम होगी तो उसमें जो ट्रेकिया है उसकी पोजीशन डेविएट हो जाएगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं परकशन की। तो इसमें हम सबसे पहले जर्नल परकशन को देखेंगे। जर्नल परकशन के अंदर हमें बोल रहे हैं अपीसिस इन सुप्राक्लेविकुलर एरिया रेजोनेंस, इंटरस्पेस रेजोनेंस, यानी ये जो हमारे पास सुप्राक्लेविकुलर एरिया होता है यहाँ पर अगर हम जो है टैप करके देखेंगे, परकस करके देखेंगे तो हमें जो है ना रेजोनेंस साउंड जो है वो फील होगा। और अगर हम जो इंटरकोस्टल स्पेस है यानी रिब्स के दरमियान में जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है अगर उसके अंदर हम देखें तो वहाँ पर भी जो हमें साउंड फील हो रहा होगा वो रेजोनेंट साउंड है और ये नॉर्मल साउंड होता है। और डलनेस जो है वो कहाँ कहाँ से फील होता है, फीमेल ब्रेस्ट टिश्यूज़ वाले एरिया पे, लिवर यानी जो हमारे पास राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन यहाँ पे डलनेस फील होता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो ये लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे हमें डलनेस फील होगा। और जो फ्लैट है वो हमें कहाँ से फील हो रहा होता है, वो अगर मसल्स हैं या फिर बोन है तो उस वाले पार्ट से फ्लैट साउंड जो है वो फील होता है। टम्पेनी जो होता है वो स्टमक वाले एरिया से फील होता है। अगर हम इनको डायग्राम की मदद से देख लें तो ये हमारे पास जो है ये सब एक्सटर्नल नॉट्स है। यहाँ से अगर हम फील करें तो रेजोनेंट साउंड फील होता है जो कि एक नॉर्मल साउंड है। और अगर ये जो हमारा एरिया है ये इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर, तो अगर हम यहाँ पर फील करें टैप करके तो ये जो है ये भी हमारा एक नॉर्मल रेजोनेंट साउंड फील होता है। अच्छा, उसके अलावा डलनेस कब फील होगा,
यानी वो एरिया जो कि थोड़ा सा सॉलिड होगा या फिर जिसमें फ्लूइड होगा, तो वो जो सॉलिड एरिया होता है वहाँ से हमें डलनेस साउंड फील होता है। जैसे कि अगर हम फीमेल ब्रेस्ट की बात करें या फिर हम लिवर की बात करें या फिर हम हार्ट की बात करें, तो इन एरिया से जो है वो डलनेस साउंड फील हो रहा होगा टैप करके देखने से। और अगर हम स्टर्नम बोन के ऊपर हम टैप करके देखें तो यहाँ से हमें फ्लैट साउंड फील हो रहा होता है, और जो फ्लैट साउंड होता है वो मसल्स या फिर बोन वाले एरिया से हमें फील होता है। और अगर स्टमक के ऊपर हम टैप करके देखें तो यहाँ से हमें टेम्पेनी साउंड फील होता है, जो कि ड्रम जैसी साउंड जो है ना उससे फील हो रही होती है। इसी तरीके से हम बैक एरिया जो है इन पॉइंट से हम टैप करके नॉर्मल जो साउंड है उनको फील कर सकते हैं। यानी जो कॉलर बोन है इससे ऊपर अगर हम फील करें टैप करके तो यहाँ से हमें नॉर्मल रेजोनेंट साउंड फील होगा। इंटरकोस्टल स्पेसेस के दरमियान से हमें रेजोनेंट साउंड फील होगा। अगर हम इस कार्डिक की बात करें तो कार्डिक से हमें डलनेस फील होगा क्योंकि ये सॉलिड है। और अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर से भी हमें डलनेस साउंड फील होगा, ये भी सॉलिड है। और ये जो बोन होती हैं, बोन के ऊपर अगर हम टैप करके देखें तो हमें फ्लैट साउंड फील होगा। इसके अलावा अगर हम स्टमक की बात करें तो यहाँ से हमें टेम्पेनी साउंड फील हो रहा होगा, क्योंकि तो स्टमक वाला एरिया जो है इसमें एयर होती है जिसकी वजह से ड्रम लाइक साउंड फील होता है, इसे टेम्पेनी साउंड कहते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम बैक साइड से देखें तो जो भी बोन वाला और हार्ड पार्ट है वहाँ से हमें फ्लैट साउंड फील हो रहा होगा। और जो हमारे पास क्लेविकल से ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ से हमें रेजोनेंस फील हो रहा है। इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर से भी हमें रेजोनेंस फील हो रहा होगा। और जो डलनेस है वो हमें हार्ड एरिया से, जैसे कि हमारे पास लिवर वगैरह है, यहाँ से अगर हम फील करें तो डलनेस साउंड जो है वो फील हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करते हैं डायाफ्रेगमेटिक एक्सपेंशन की। इसमें हम क्या देख रहे हैं, डायाफ्रेगमेटिक एक्सकर्शन इज़ द मूवमेंट ऑफ थोरेसिक डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। यानी ये जो डायाफ्रेगमेटिक एक्सपेंशन है इसका मतलब होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो डायाफ्राम है उसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं डायाफ्रेगमेटिक एक्सपेंशन। सांस के दौरान जो डायाफ्राम होता है, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो वो नीचे की तरफ मूव करता है हमारा डायाफ्राम। जब वो नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा तो इससे होगा कि हमारे लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे, उन्हें ज़्यादा जगह मिलती है। और इस मूवमेंट से होगा क्या, जो लंग्स हैं उनके अंदर एयर जो है, हवा अच्छी तरह भर जाती है। तो ये जो एक हेल्दी पर्सन है उसका जो लोअर चेस्ट पार्ट होता है वो डायाफ्राम जो है वो दोनों साइड जो हैं वो सेम मूव कर रहे होते हैं, तो इसको एक नॉर्मल डायफ्रामेटिक एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी के डायाफ्राम का एक साइड जो है वो पैरालाइज हो गया हो तो उसका सीना या तो एक साइड से बिल्कुल कम या फिर बिल्कुल मूव नहीं करेगा, तो ये एक एबनॉर्मल डायाफ्रेगमेटिक एक्सपेंशन होती है। तो इसमें हम इन चीज़ों को देखते हैं। इसमें करना क्या होगा, हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट हम पेशेंट को बोलेंगे एक्सेल एंड होल्ड, यानी मरीज़ को ये कहना है कि सांस छोड़े, एक्सेल करे और फिर उसे होल्ड कर ले। फिर परकस डाउन द स्केप्यूलर लाइन अंटिल द साउंड चेंजेस फ्रॉम रेजोनेंट टू डल, मार्क विद मार्कर। तो जो स्केप्यूलर पार्ट है उससे नीचे परकशन शुरू करना होगा। तो जैसे ही आवाज़ जो है वो रेजोनेंट से डल की तरफ जाए तो वहाँ पर मार्कर से निशान लगा देना है। और फिर उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि वो डीप ब्रीथ ले और होल्ड कर दे। तो जब वो डीप ब्रीथ लेकर होल्ड करेगा, यानी गहरी सांस लेके उसे रोक देगा, तो अब दोबारा इस जगह से नीचे परकशन शुरू करना है, यानी परकस फ्रॉम द मार्क टू डल साउंड एंड मार्क। यानी अब जो पेशेंट जो है वो गहरी सांस लेगा और उसे रोक लेगा, यानी डीप ब्रीथ लेगा और फिर होल्ड करेगा। तो अब दोबारा इस जगह से नीचे की तरफ परकशन शुरू करेंगे और जब आवाज़ डल हो जाए वहाँ तक हम निशान लगाएंगे। हियर द डिफरेंस शुड बी बायलैटरली 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों साइड के जो निशान हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस है उसे देखना है, और नॉर्मल डिफरेंस जो है वो 3 to 5 सेंटीमीटर होता है। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है कि हमने सबसे पहले पेशेंट को कहना है कि वो सांस छोड़े, यानी एक्सेल करे और फिर उसे रोक ले। फिर हमने स्केपुला से नीचे डाउनवर्ड परकशन शुरू करनी है। जैसे ही हमारा रेजोनेंस से डल साउंड फील होगा तो हमने जो है वहाँ पर मार्कर से निशान लगाना होगा और फिर पेशेंट को बोलेंगे कि अब वो जो है गहरी सांस ले और फिर उसे होल्ड करे। तो फिर वहाँ से नीचे दोबारा से हम टैपिंग शुरू करेंगे, जब तक आवाज़ डल हो वहाँ तक हम निशान लगाएंगे। और अब इन दोनों निशान के दरमियान जो है हम डिफरेंस को देखेंगे, तो ये डिफरेंस जो है हमारे पास 3 to 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये 3 to 5 से ज़्यादा या फिर कम है तो इसका मतलब कोई ना कोई डायाफ्राम या फिर लंग्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ऑस्कल्टेशन की। ऑस्कल्टेशन का मतलब स्टेथोस्कोप के ज़रिए से अब हमने सुनना है। तो ऑस्कल्टेशन के अंदर ये हमारे पास कुछ एरियाज़ हैं, ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है। तो इन एरियाज़ और इन प्लेसेस के ऊपर हम स्टेथोस्कोप को प्लेस करना है और यहाँ से लंग साउंड को सुनना है।
अगर हम इंटीरियर व्यू की बात करें तो सबसे पहले हमने एपेक्स ऑफ द लंग्स पर स्टेथोस्कोप को रख के फिर इसके बिल्कुल सामने जाना है और इसी तरीके से डाउनवर्ड आते हुए जिग जैग से हमने इनकी जो प्लेसेस हैं यहाँ पर स्टेथोस्कोप को रख के लंग्स साउंड को सुनना है। और सेम इसी तरीके से अगर हम पोस्टीरियर व्यू की बात करें तो इन पॉइंट्स के ऊपर हमने जिग जैग तरीके से करते हुए दोनों लंग्स को इक्वली सुनना है स्टेथोस्कोप से। तो ये हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से हमने स्टेथोस्कोप को प्लेस करके लंग्स साउंड को सुनना है। अच्छा, ऑस्कल्टेशन के अंदर हमने करना क्या है, प्लेस द पेशेंट विद अपराइट पोजीशन विद शोल्डर बैक। हमने पेशेंट को सीधे बिठा देना है ताकि उसके जो शोल्डर हैं, उसके कंधे जो हैं वो पीछे बैक की तरफ हों ताकि बिल्कुल लंग्स जो है वो एक्सपेंड हों। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ इन एंड आउट। हमने मरीज़ को बोलना है कि वो स्लोली और डीपली जो है वो ब्रीथ इन एंड आउट यानी मुंह के ज़रिए से ब्रीथ इन एंड आउट करे। Place the stethoscope on the apex of the right lungs and listen for one complete respiratory cycle। और जो हमारा स्टेथोस्कोप होगा उसको हमने apex of the lungs पे यानी राइट लंग पे हमने रखना है। जो कंप्लीट रेस्पिरेटरी साइकिल है यानी ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट की जो साइकिल है ये कंप्लीट इसको हमने सुनना है। तो ये जो है हमने सबसे पहले लंग्स के अपेक्स पर रखना है और फिर जिग जैग तरीके से डाउनवर्ड आते हुए इसको हमने सुनना है इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान में। लिसन विद द डायाफ्राम पोर्शन ऑफ द स्टेथोस्कोप। और एक कंप्लीट रिस्पायरेशन जो है हमने इस तरीके से सुननी है। जब भी हम ऑस्कल्टेशन करेंगे तो इस दौरान हमने पेशेंट का जो एरिया है यानी चेस्ट वॉल है उसके ऊपर डायरेक्टली स्टेथोस्कोप को अप्लाई करना होगा। और अगर फीमेल है तो उसके जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हमने स्टेथोस्कोप को रखना होगा ताकि हम आसानी से जो है वो ऑस्कल्टेशन कर सकें और जो हमारे लंग साउंड हैं उनको सुन सकें। अच्छा, जो हमारे नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स होते हैं वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला हमारे पास है ब्रोंकियल, दूसरा है ब्रोंको वेजिकुलर और तीसरा है हमारे पास वेजिकुलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी करैक्टरिस्टिक की कि नॉर्मल साउंड की क्या क्या खसूसियात और क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्रोंकियल की अगर हम बात करें तो अगर उसकी पिच को देखें तो उसकी हाई पिच होगी, इंटेंसिटी यानी उसकी जो शिद्दत होती है वो लाउड होगी और उसका जो ड्यूरेशन है इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी फेज़ तो उसमें जो इंस्पायरेशन होगा वो लेस देन एक्सपायरेशन होगा यानी इंस्पायरेशन कम होगा और एक्सपायरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। और ये लोकेशन इसकी कहाँ होती है, ये ट्रेकिया में होती है। और अगर हम ब्रोंको वेसिकुलर की बात करें तो इसकी जो पिच होगी वो मॉडरेट होगी और इंटेंसिटी भी मॉडरेट होगी और इसका जो ड्यूरेशन होता है इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी फेज़ का वो इक्वल होते हैं यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों हमारे इक्वल होंगे। और ये कहाँ पर होती है, इसकी लोकेशन बिटवीन स्केप्यूला फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस लेटरल टू स्टर्नम। और अगर हम बात करें वेसिकुलर की तो वेसिकुलर की जो पिच होती है वो लो होगी, उसकी इंटेंसिटी सॉफ्ट होगी। तो वेसिकुलर साउंड के अंदर जो हमारे पास इंस्पायरेशन होगी यानी इंस्पायरेटरी फेज़ होगा वो ग्रेटर देन होगा एज़ कम्पेयर टू एक्सपायरेटरी फेज़। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देखें तो ये वाला जो ट्रेकिया वाला एरिया है यहाँ से हमें सारे ब्रोंकियल साउंड फील होंगे और उसके बाद जो हमारे पास स्टर्नम बोन के बिल्कुल लेटरल एरिया फील हो रहा है यानी इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान में, तो यहाँ से हमें ब्रोंको वेसिकुलर साउंड जो हैं वो फील हो रहे होंगे। और अगर हम बात करें वेसिकुलर की तो ये जितने भी पेरिफेरी ऑफ द लंग्स है यानी जो एरिया है ये वाला, इसके अंदर अगर हम स्टेथोस्कोप को प्लेस करके रखेंगे तो यहाँ पर हमें वेसिकुलर साउंड जो है वो फील हो रहे होंगे, हमारे नॉर्मल साउंड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एडवेंटिशियस साउंड होते हैं यानी ऐसे साउंड जो कि एबनॉर्मल होते हैं। तो इसमें हमारे पास फाइन क्रैकल साउंड होता है, क्वर्स क्रैकल साउंड होता है, सोनोरस व्हीज साउंड होता है, सिबिलियंट व्हीज साउंड होता है, प्लूरल फ्रिक्शन रब होता है और स्ट्रॉइडल होते हैं। ये हमारे पास कुछ एबनॉर्मल साउंड्स हैं। तो लास्ट में हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइंडिंग हमें मिली है। इंस्पेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, शेप ऑफ द थोरेक्स को देखेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर्स, ट्रांसफर डायामीटर को देखेंगे, बैरल चेस्ट शेप है, पेक्टिस कैरिनेटम है, पेक्टिस एक्सकेवेटम है या फिर कैफोस्केलोसिस है। उसके अलावा सिमेट्री ऑफ चेस्ट वॉल चेक करेंगे यानी मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल देखेंगे, रिस्पायरेशन को देखेंगे, उसकी रेट उसका रिदम चेक करेंगे, स्पुटम को चेक करेंगे, कलर और कंसिस्टेंसी को देखेंगे। पल्पेशन के अंदर हम क्या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जर्नल पल्पेशन करते हैं जिसके अंदर हम पल्सेशन, टेंडरनेस और मासिस को देखेंगे। थोरेसिक एक्सपेंशन में हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सपेंशन को देखेंगे। टेक्टाइल फ्रीमाइटिस के अंदर हम थ्रू आउट द लंग्स देखेंगे कि जो टेक्टाइल फ्रीमाइटिस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ट्रेकियल पोजीशन को देखेंगे कि वो मिड लाइन है या फिर डेविएटेड है। उसके अलावा परकशन में हम क्या चेक करते हैं, जर्नल परकशन के अंदर हम देखेंगे कि हाइपर रेजोनेंट है या बोथ लंग्स या फिर डलनेस है और एट राइट
फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे और लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे डायाफ्रामेटिक एक्सकर्जन को चेक करेंगे। और अस्कल्टेशन में हम ब्रीथ साउंड को देखेंगे कि वेजिकुलर हैं, ब्रोंकियल हैं, ब्रोंको वेजिकुलर हैं, एडवेंटिशियस साउंड यानी ऐसे साउंड की जो कि एबनॉर्मल हैं वो तो फील नहीं हो रहे, जैसे कि फाइन क्रेकल है, क्वार्ट्स क्रेकल है, सोनोरस वीज है या सिबिलेंट वीज है, प्लूरल फ्रिक्शन रब है, स्ट्राइडर है। तो इन तमाम चीज़ों का हमने डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। यहाँ तक जो हमारे पास यूनिट कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक ईज़िली पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।